नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन। उसमें कल हमने ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके चुंबकीय व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। संक्रमण धातु अलग अलग तरह के चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो प्रमुख चुंबकीय व्यवहार देखते हैं हम कि कौन कौन से चुंबकीय व्यवहार हो सकते हैं। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व किसे कहेंगे, क्या होगा, इसे समझते हैं। किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय, वो पदार्थ के इस गुण को क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकत्व। हमने किसी ऐसे समझते हैं कि हमने जैसे कोई पदार्थ है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा और एक अवस्था हुई जब चुंबकीय क्षेत्र में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। दो अवस्थाएं हो गई हमारे सामने। देखो इसे आगे समझते हैं। जैसे ये पदार्थ है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ये पदार्थ रखा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसे क्या होगा? यहां पर क्या होगा? निर्वात की तुलना में क्या होगा? इसकी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई यहां पर पहले जो बल रेखाएं इस क्षेत्र से गुजर रही थी, ये पदार्थ क्या करेगा? इन बल रेखाओं को दूर कर देता है। इस पदार्थ में से अपने से प्रतिकर्षित करता है इन बल रेखाओं को। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसे समझते हैं। देखो आगे समझते हैं। ऐसे पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लगती है। हमने यहाँ पे पढ़ा, ऐसे पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है? दूर हो रही है। भाई बिना चुंबक उसके ये बल रेखाएं कैसी थी? ये नॉर्थ, ये साउथ, इस तरह से जा रही थी। लेकिन ये पदार्थ रखा हमने यहाँ पे बीच में, तो ये बल रेखाएं कैसी होने लगी? इसने अपना रूट बदल लिया, अर्थात ये इस पदार्थ से प्रतिकर्षित हो रही है। तो ऐसा पदार्थ क्या चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगता है। इस कारण से यदि कोई पदार्थ, इस कारण से जैसे कोई पदार्थ, ऐसे पदार्थ की कोई छड़ बना दी हमने और उसे चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में लटका दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगी? वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित हो जाएगी। कैसी व्यवस्थित हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। चलो आगे समझते हैं इसी को। यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए कि ये एस कक्षक है, ये हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इनका चक्रण कैसा है? विपरीत चक्रण है ना। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा ही है। यहां हम इन दोनों को कैसे दिखाते हैं? प्लस हाफ और माइनस हाफ से। तो दोबारा समझते हैं। यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण कैसा होगा? विपरीत दिशा में होता है। युग्मित का इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन ही तब होंगे ना जब उसका चक्रण विपरीत दिशा में होगा। पाउ नियम पढ़ा है हमने। अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है। भाई देखो यहाँ पर ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ है। ये जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेंगे? विपरीत हो जाएगा ना दोनों का चुंबकीय आघूर्ण। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। इससे परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण परिणाम में तो समान होता है लेकिन विपरीत होता है। अतः यौगिक का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखो इसे फिर से समझते हैं। जैसे एक क्लॉकवाइज है, एक तो हुआ क्लॉकवाइज और एक हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसने जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया, इस इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण, जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण अंदर की ओर जा रहा है तो इसके द्वारा बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों क्या करेंगे? परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ पे समझते हैं। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है क्योंकि यह युग्मित इलेक्ट्रॉन का गुण है, परंतु यह प्रदर्शित केवल उन्हीं पदार्थों में होता है जिनमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। इसे समझते हैं कि देखो प्रतिचुंबकत्व का गुण क्या होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाएंगे। प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। और अब युग्मित इलेक्ट्रॉन तो कोई सा भी परमाणु हुआ, हाइड्रोजन को छोड़कर सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
जैसे हम आगे समझते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई भी परमाणु है, समझते हैं हम, जैसे स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यही होता है। ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फिर से युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक पाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब डी कक्षक है, इनमें क्या है? यहाँ पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन तो सब जगह पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है वो तो हर परमाणु में मिलेगा, परंतु प्रदर्शित कहाँ होगा? जहां पर केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उन्हीं में प्रदर्शित होगा। जैसे यहाँ पर हमने स्कैंडियम देखा, डी में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकत्व का गुण आ जाता है, और अनुचुंबकत्व का गुण प्रतिचुंबकत्व की अपेक्षा अधिक प्रबलता से अपने आप को दर्शाता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब ये गुण देखो, दोबारा समझते हैं। इसमें क्या बोला हमने कि प्रतिचुंबकत्व का गुण केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पर होते हैं वही दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से अनुचुंबकत्व उत्पन्न होता है, और अनुचुंबकत्व की उपस्थिति में पदार्थ प्रतिचुंबकत्व का गुण नहीं दर्शा पाता है। हम यहाँ से फिर समझ रहे हैं कि प्रतिचुंबकत्व सिर्फ और सिर्फ युग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही दर्शाएगा, अन्यथा प्रतिचुंबकत्व का गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में प्रदर्शित नहीं हो पाता है। इसके आगे हम अनुचुंबकत्व पढ़ेंगे, उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।